Hello friends, welcome back to Sidra GS classes. This is Sidra Ansari and welcome to this amazing platform Sidra GS classes. तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमारा बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, मैंने उसके अंदर आप लोगों को बहुत सी चीज़ें करवा दी थी। मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि जो भी चीज़ें हमें जो भी फूड हमें प्लांट से मिलता है उसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, वो क्रॉप्स कैसे उगाई जाती हैं, तो ये सब मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एनिमल सोर्स की तरफ, जो कि हमें एनिमल्स से मिलता है फूड, उसकी तरफ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज मैं ये चैप्टर एकदम कंप्लीट कर दूंगी जिससे आप लोगों को भी इसको समझने में प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों को बहुत ज़्यादा लेंथी ना लगे कि जैसे ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो मेरा टॉपिक है आज एनिमल हस्बेंड्री। तो आइए आज हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली क्या होता है, एनिमल्स को हम लोग क्या करते हैं, उनको पालते हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। ये सब देखभाल जो हम करते हैं उसी को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है राइजिंग ऑफ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? पशुपालन। ठीक है, क्या होता है लाइव स्टॉक का मतलब? पशुपालन। तो आप लोग इसमें पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग पशु को कैसे पालते हैं ये सब आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, तो इन इन ए कंट्रोल सेलेक्टिव इन्वायरमेंट by providing them with the right care so that they can stay healthy and disease free। उनको आप क्या करेंगे, अपने अंडर कंट्रोल में रखेंगे और उनको सिलेक्टिव इन्वायरमेंट देंगे। ठीक है, और उनको साथ बहुत अच्छी उनकी केयर करेंगे और जिसकी वजह से वो क्या रहें, वो हेल्दी रहें और डिसीज़ फ्री रहें। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आप यही करते हैं। ठीक है, पशु पालते हैं। ठीक, there is a need to improve livestock productive because the population of India is tremendously increasing. This means an increase in demand for eggs, milk and meat। अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री की ज़रूरत हमें पड़ी ही क्यों? इसलिए पड़ी क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी इंक्रीज़ कर रही थी, है ना, बढ़ रही थी पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा सोर्सेस ऑफ फूड की ज़रूरत पड़ी। और हमें फिर हमने प्लांट से तो ले लिया था, फिर हम आए एनिमल्स की तरफ। अब एनिमल्स में हमें क्या क्या मिल सकता है? एग्स मिल सकते हैं, मिल्क मिल सकता है और मीट भी मिल सकता है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एनिमल हस्बेंड्री ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस चैप्टर का जो अब तक हमने पढ़ा है वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन ये वाला चैप्टर है ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमारे लाइफ के एक पार्ट में से ही आता है। ठीक है, अब इधर देखिए, सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री के अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी कैटल फार्मिंग। अच्छा, अब कैटल क्या होती है? कैटल होती है हमारी गायें। ठीक है, गाय हमारी कैटल होती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कैटल को पालते हैं, ठीक है, उनकी बहुत अच्छी केयर करते हैं, उनको अपने अंडर कंट्रोल रखते हैं और उनको मतलब हेल्दी रहने के लिए उनको सही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। अब फिर क्या करते हैं, इस चीज़ से उन्हें फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि वो मिल्क देती हैं। ठीक है, मिल्क देती है, उससे घी निकलता है और ये सब इससे हमें फ़ायदा हो सकता है। कुछ लोग गाय का मीट भी खाते हैं, है ना। और क्या होता है, कुछ लोग ये करवाते हैं कि दो कैटल्स के बीच में ब्रीडिंग करवाने के बाद जो उनके बेबी होते हैं उनको बेच देते हैं, है ना। तो ये सब इस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो कैटल फार्मिंग यही है। तो कैटल आर यूज फॉर टू रीजन्स। पहला है दे प्रोवाइड मिल्क, ये क्या देती है? हमें मिल्क देती है। सेकंड है दे वर्क एज ड्राउट लेबर इन द फील्ड्स, ये क्या करती है? फील्ड के अंदर एज ए ड्राउट लेबर काम करती है। मतलब क्या है इसका? ड्राउट का मतलब ये होता है जब बहुत ज़्यादा पानी हो, पानी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो पानी को जब आप बोलते हैं ना, खेत जोतने का काम जो होता है तो वो हमारी काऊ करती हैं। ठीक है, तो खेत जोतने का काम कौन करती हैं? कैटल्स करती हैं। ठीक है, अब दो तरह के एनिमल्स होते हैं हमारे पास, एक होते हैं मिल्च एनिमल, एक होते हैं हमारे ड्राउट एनिमल। अब मिल्च एनिमल कौन से होते हैं? मिल्च एनिमल वो होते हैं एनिमल्स दैट प्रोवाइड मिल्क आर कॉल्ड मिल्च एनिमल। ठीक है, जो मिल्क देते हैं उनको हम बोलते हैं मिल्च एनिमल। और वो वाले एनिमल्स जो फील्ड्स में वर्क करते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए। ठीक है, इरिगेशन पर्पस के लिए जो फील्ड में वर्क करते हैं उनको हम बोलते हैं ड्राउट एनिमल। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो मैंने आप लोगों को कैटल फार्मिंग के बारे में पढ़ाया है। आइए चलो इसको अब हम एक और बार रिवाइज कर लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स, कैटल फार्मिंग में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया है। कैटल आर यूज फॉर टू रीजंस। कैटल्स हमारी दो रीजंस के लिए यूज़ होती है। पहला वो मिल्क देती है, दूसरा वो खेत जोतने के काम आती है। ठीक है, जब लोग खेत जोतते हैं अपना, है ना, कुछ गांव के बच्चे होंगे जिन्होंने देखा भी होगा खेत जोतते हुए, तो वो सब क्या होता है, वो सब हमारा कैटल्स करवाती हैं। ठीक है, अब दो तरह के एनिमल्स मैंने आप लोगों को बता दिए, एक मिल्च एनिमल, एक ड्राउट एनिमल। मिल्च एनिमल वो होते हैं जो मिल्क देते हैं, और ड्राउट एनिमल वो होते हैं जो इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं फील्ड्स के अंदर। आई होप कि अब तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो हमने अभी तक एनिमल हस्बेंड्री के बारे में डिस्कस किया है थोड़ा सा। देन एनिमल हस्बेंड्री के अंदर मैंने आप लोगों को कैटल फार्मिंग के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया है। ठीक है, आई होप कि वैसे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास के हिसाब से इतना ही इनफ होगा जितना मैंने आप लोगों को बताया है ये। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आइए अब देख लेते हैं आगे हमारे पास क्या गिवन है। आगे है, कैन वी इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन कैटल। अच्छा, क्या हम मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं कैटल में? क्या ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्शन बढ़ जाए हमारा कैटल के थ्रू? तो कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आइए वो देख लेते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ फॉरेन ब्रीड्स एंड लोकल ब्रीड्स कैन प्रोवाइड कैटल विथ क्वालिटीज एंड इंक्रीज्ड लैक्टेशन पीरियड एंड रेजिस्टेंस टू डिसीज। अच्छा, अब क्या होता है, कुछ हमारी कैटल्स जो होती है वो ऐसी होती है जो बहुत कम दूध देती है, और कुछ टाइम बाद वो मतलब दूध देना बंद कर देती है ना, मिल्क देना बंद कर देती है। ठीक है, लेकिन हम क्या, ये कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? हम ये इस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर आपकी कोई लोकल कैटल है, ठीक है, तो आपने क्या किया, उस कैटल को आपने किसी फॉरेन के साथ ब्रीड करवा दिया। यानी फॉरेन कैटल, बाहर की कोई कैटल है, आपने उसके साथ उसको ब्रीड करवा दिया। वो बहुत अच्छी क्वालिटी की कैटल थी, जो बहुत ही अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करती थी, बहुत अच्छा, मतलब बहुत हेल्दी थी और डिसीज़ फ्री थी। तो आपने क्या किया, उसके साथ उसकी ब्रीडिंग करवा दी। और जब आपने उसके साथ उसकी ब्रीडिंग करवा दी, तो क्या होगा, उसके जो बेबी होंगे वो और अच्छे हो जाएंगे। वो खुद तो देगी ही मिल्क, और उसके बेबी भी बहुत अच्छे से देने लगेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही हम बढ़ा सकते हैं, उसका लैक्टेशन पीरियड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही क्रॉस ब्रीडिंग करवाने से हमारा यही फ़ायदा होता है कि हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है कैटल का वो बढ़ जाता है। ठीक है, अभी शेल्टर्स ऑफ द कैटल शुड बी केप्ट नीट एंड क्लीन इन ऑर्डर टू कीप द कैटल हेल्दी। अच्छा, अब अगर की मतलब हेल्दी रखना है हमें कैटल को, तो हमें क्या करना होगा, उनके जो शेल्टर्स होते हैं उनके, उनको एकदम नीट एंड क्लीन रखना होगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, शेल्टर्स को नीट एंड क्लीन नहीं रखते हैं, तो वो बीमार पड़ जाएंगे। और जब वो बीमार पड़ जाएंगे तो उनके अंदर वीकनेस आएगी। वीकनेस आने से क्या होगा, वो मिल्क का प्रोडक्शन उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं मिल्क प्रोडक्शन को। तो अब आप इसका इतनी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर बढ़ेंगे हम आगे की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब चलिए आगे की तरफ ही देख लेते हैं। आगे है हमारा पोल्ट्री फार्मिंग। पहला हमने पढ़ लिया कैटल फार्मिंग, अब पढ़ेंगे हम पोल्ट्री फार्मिंग। अब ये पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है? पोल्ट्री फार्मिंग वो होती है जिसके अंदर आप किसी भी बर्ड्स को पालते हैं ना, बर्ड्स को पाल पाल के उसकी ब्रीडिंग करवाते हैं, उसको हेल्दी रखते हैं, उसको डिसीज़ फ्री रखते हैं, उसकी अच्छे से केयर करते हैं, उसका खान पीने, हैबिटेट, सब चीज़ों का उसका ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ये सब किस में आती है, हमारी पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर आती है। अब पोल्ट्री फार्मिंग क्या है? पोल्ट्री फार्मिंग इंक्लूड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की बर्ड्स को पालते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्ट्री आर, पहली है चिकन, चिकन पाल सकते हैं आप, डक, गूस, पिजन और टर्की, ये सब आप लोग पाल सकते हैं, इनकी आप फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। इट इज़ मेनली डन फॉर गेटिंग एग्स थ्रू लेयर्स। हम क्या, ये क्यों करते हैं, हम ये पोल्ट्री फार्मिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम इनसे एग्स ले सकते हैं। और गेटिंग चिकन मीट थ्रू ब्रॉयलर्स, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा चिकन का जो मीट होता है ब्रॉयलर, ठीक है, उसको भी हम इनके थ्रू खा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो लोग खाते हैं। तो ये सब हम किसके थ्रू ले सकते हैं, ये सब हम पोल्ट्री फार्मिंग के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, अब है एग्जांपल्स ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग। एग्जांपल्स क्या है, इंडिजीनस ब्रीड्स और फॉरेन ब्रीड्स। दो तरह की ब्रीड्स होती हैं, एक होती है इंडिजीनस, एक होती है फॉरेन। इंडिजीनस जो होती है वो होती है एसल और ब्यूरोसा, और फॉरेन ब्रीड जो होती है वो लेगहॉर्न और ब्लैक माइनोर का। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आप लोगों को उतने अच्छे से समझने नहीं है, ये बस आप लोगों को याद रखने हैं कि इन दोनों के एग्जांपल्स क्या है। इनफैक्ट आप लोग एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। अच्छा, अब आप स्टूडेंट्स
ये देखते हैं, चलिए, हाउ टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग। अच्छा, पहले हमने क्या कैटल फार्मिंग का पढ़ा था, अब इसका पढ़ लेते हैं कि कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए आ जाइए। सबसे पहले हमारा क्रॉस ब्रीडिंग, वही तरीका बिल्कुल, क्रॉस ब्रीडिंग करवा दो किसी भी फॉरेन बर्ड से, तो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब इंक्रीज इन ए नंबर ऑफ चिक्स, जो हमारे चिक्स हैं उनका नंबर इंक्रीज कर सकते हैं हम। दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, वो क्या कर सकती हैं, हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकती हैं। जो हमारी मतलब जो हम ब्रीड करवाएंगे वो हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकती हैं। दे डू नॉट रिक्वायर मच मेंटेनेंस, उनको ज़्यादा केयर वेयर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, दे कैन सर्वाइव चीप डाइट्स, वो उनको बहुत बेकार खाना भी हम अगर देते हैं तो वो सर्वाइव कर सकती हैं, जो हम ब्रीड करवाते हैं। ठीक है, जो हमारी लोकल होती है वो नहीं करवाती है, लेकिन जब हम किसी फॉरेन से ब्रीड करवाते हैं बर्ड्स की, तो वो ये सब टॉलरेट कर सकती है। ठीक है, अब इनसे हमारा क्या हो सकता है, पहला हमारा इनसे एग प्रोडक्शन हो सकता है। अब एग प्रोडक्शन क्या है, डू नॉट रिक्वायर सच न्यूट्रिएंट डाइट। जो एग प्रोडक्शन होता है उसमें कुछ भी रिक्वायर नहीं होता हमें, बस इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है आप लोगों को, बस ये याद रखना है, डू नॉट रिक्वायर सच न्यूट्रिएंट डाइट। अच्छा, अब इसमें हमारा ये जो होता है, ये इसमें ये डिसीज़ फ्री होता है। ठीक है, क्या होता है, ये डिसीज़ फ्री। अब है उसके बाद हमारा फिश प्रोडक्शन। अब फिश प्रोडक्शन क्या है, फिश कैन बी ऑब्टेन इन 2 वेज, फिश 2 वेज से ऑब्टेन की जा सकती है। फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, आप नेचुरल रिसोर्सेज से कर सकते हैं, और फ्रॉम फिशिंग फार्मिंग, 2 तरह से हम क्या कर सकते हैं, मतलब फिश को ले सकते हैं 2 तरह से, एक तो नेचुरल रिसोर्सेज, एक फिशिंग फार्मिंग। ठीक है, नेचुरल में कौन कौन से आ जाते हैं, कैप्चर फिशिंग, नेचुरल में आप नेचुरली डायरेक्टली ऐसी फिश को पकड़ रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा फिशिंग फार्मिंग है उसमें आ जाता है कल्चर फिशिंग, मतलब उसमें क्या है, आप आर्टिफिशियली फिश को पकड़ रहे हैं या पैदा करवा रहे हैं, ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये एग प्रोडक्शन था, ये फिश प्रोडक्शन था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं एक्वाकल्चर एंड मैरीकल्चर, ये क्या है, ये दोनों क्या टर्म दी गई हैं अब हमें, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ ए मेथड ऑफ फार्मिंग एक्वाटिक एनिमल्स अंडर कंट्रोल सर्कमस्टेंसेस। इट इज़ परफॉर्म्ड इन बोथ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। जो भी कल्चर आपका पानी में होता है, एक्वाटिक, एक्वा का मतलब क्या है हमारा, एक्वाटिक यानी पानी में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा एक्वा कल्चर। ठीक है, अब मैरीकल्चर क्या है, मैरीकल्चर वो है जो मैराइन में होता है, मैराइन वाटर में होता है, ये एक्वाटिक में होता है। ठीक है, 2 तरह का वाटर होता है, एक्वाटिक, मैराइन, ये सब होता है। ठीक है, तो मैराइन में जो होगा वो होगा हमारा मैरीकल्चर। ठीक है, which includes freshwater aquaculture involving the cultivation of marine organism for food and other animal products। बस यही समझ लीजिए आप इसमें कि ये मैरीकल्चर जो है मैराइन वाटर में होगा, ये एक्वाटिक वाटर में होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने बी कीपिंग की तरफ। बी कीपिंग क्या है, बी फार्मिंग इज परफॉर्म्ड इन बी फार्म्स और एपीरीज। ठीक है, हनी इज़ ए वाइडली यूज्ड प्रोडक्ट। हनी क्या है, जो हमें हमारी बीज हैं, बीज से हमें क्या मिलता है, हनी मिलता है ना। अब हनी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज प्रोडक्ट है, उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, बी फार्मिंग इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। बी फार्मिंग क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत महंगी नहीं है, सस्ते से मतलब सस्ता हो जाता है इसमें। दे ऑल्सो जनरेट वैक्स अलॉन्ग विद हनी। अच्छा, हनी के थ्रू क्या हो सकता है, वैक्स कर सकते हैं, बहुत से लोग करते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, बी कीपिंग के पॉइंट्स हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, बहुत छोटे से पॉइंट है। तो अब आप इनको देख लीजिएगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। तो स्टूडेंट्स, बीज यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड हनी प्रोडक्शन, ऐसी कौन सी बीज हैं जो कमर्शियल और मतलब कमर्शियल वर्क के लिए यूज़ की जाती हैं, तो आइए वो डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एकदम। ठीक है, एपिस सर्टेना इंडिका, वो है हमारी इंडियन बी। एपिस डोसाटा, वो है द रॉक बी। एपिस फ्लोरे, वो है द लिटिल बी। और है एपिस मेलिफेरा, इटालियन वेराइटी ऑफ बी। तो बस इनके नाम आप लोगों को जस्ट पढ़ने हैं, याद नहीं रखने हैं ये, क्योंकि एग्जाम्स में आ भी जाते हैं। वैसे तो कभी याद, अगर आप लोगों का नसीब ख़राब है तो आ भी जाते हैं, लेकिन वैसे नहीं आते हैं ये। ठीक है, तो आप लोग इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग के माइंड में रहे, एग्जाम्स में आता भी है तो आप लोग इनको लिख दें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने न्यू चैप्टर के साथ। आई होप कि अब फिज़िक्स का चैप्टर होगा, अगर बायोलॉजी का भी एक आधा चैप्टर रह रहा होगा तो वो भी करवा दूँगी। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को रिवाइज़ करते रहिए और मेरे लेक्चर को देखते रहिए। अब मैंने आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी है अपने चैनल पे, केमिस्ट्री आ गई है हमारी, बायोलॉजी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली है आगे जाके। तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।